एक लड़की कोमा से बाहर आने के बाद कहती है कि मैं मरकर जिंदा हुई हूँ और मैं मरने के बाद इस पूरे हॉस्पिटल में घूमी हूँ और मुझे हर एक बात पता है, हर एक चीज के बारे में पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। वो डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि डॉक्टर इस लड़की की बात का यकीन नहीं करते हैं। तभी ये लड़की कहती है कि आपने कहा था कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन देखो मैं तो बच गई हूँ। तो डॉक्टर के हाथ से यहाँ पर सिरिंज छूट जाती है जिससे वो इंजेक्शन लगाते हैं। कि तुम्हें कैसे पता? इस लड़की ने हूबहू करीबन 10 कमरे दूर जो डॉक्टर का केबिन है और इसका जो आईसीयू रूम था वो डॉक्टर के केबिन से करीबन 10 से 12 कमरे दूर था। और इस लड़की जो कोमा में पड़ी हुई थी उसने साफ साफ कह दिया था कि आप मेरे बारे में ये बात कर रहे थे मेरे परिवार वालों से और इस तरह से आपके लफ्ज होते हैं। डॉक्टर जब इस लड़की की बातों को सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है। डॉक्टर जो अपने पूरी जिंदगी के करियर में यानी आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, कुछ भी नहीं देखा था। पहली बात, ये लड़की 4 स्टेज के कैंसर से ग्रसित थी, यानी बहुत ही इसके बचने की कोई आस नहीं थी। दूसरी बात, ये लड़की कोमा में जा चुकी थी। तीसरी बात, ये लड़की वेंटिलेटर पर जा चुकी थी। चौथी बात, ये इन सभी चीजों को मात देकर जीवित होकर कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। ये लड़की कहती है कि भले ही मैं कोमा में थी, लेकिन कोमा में होने के बावजूद मैं पूरे हॉस्पिटल में घूमी और मैंने कई दुनिया का मतलब कई दुनिया जो होती हैं कई यानी बहुत सारी जगह पर मैं गई हूँ, कई दुनियाओं में गई हूँ और वहां पर मैं घूम कर आई हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? कोई इतनी सीरियस हालत में, इतनी बेसुध हालत में, जिसके मुंह में पाइप डला हो, जिसकी नाक में नली डली हो, पाइप डला हो, वो कैसे घूम सकता है? उसे क्या पता कि 10 कमरे या 12 कमरे दूर बैठा डॉक्टर मेरे बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है। वो लड़की हूबहू सारी बातें बता देती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर बनके सबके सामने आती है। आपको सन भी बताऊंगी, लड़की का नाम भी बताऊंगी, लड़की की ये कहानी कौन सी किताब में दर्ज है आपको उस किताब का भी नाम बताऊंगी और ये लड़की कहाँ की रहने वाली है ये भी आपको बताऊंगी और आज ये लड़की जीवित है आपको ये भी बताऊंगी। कैसे बिना इलाज के कोई चौथे स्टेज के कैंसर से वापस आ सकता है, ये बहुत हैरानी भरी बात है, वो भी 1 हफ्ते में। जहां कोई उम्मीद ही नहीं है वहां से उम्मीद की किरण कायम होती है। पता है आपको, कहते हैं झूठ के अंधकार घोर अंधेरे से अगर एक सत्य की किरण भी चेहरे पर आकर लगे तो वो हमें रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आज एक और घटना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर एक लड़की कोमा में होने के बावजूद भी अपने परिवार से मिलती है, डॉक्टर से मिलती है, हॉस्पिटल में घूमती है और कई दुनियाओं की बात करती है कि मैं वहां पर गई थी, यहाँ पर गई थी। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं होमकॉम। होमकॉम में आपको 2006 से पहले लेकर चलते हैं। 2006 में मेरी शादी हुई थी और 2006 से आपको पहले लेकर चलते हैं। एक लड़की होती है केरन मोक। केरन मोक नाम की एक लड़की होती है और ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है, बहुत चंचल स्वभाव की होती है और इसका मन बहुत एक विश्वास से भरा हुआ होता है। लेकिन क्या बात थी, ये भगवान पर भरोसा नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं मानती है किसी भी चीज को और ये अपनी जिंदगी अपनी ही मस्ती में जिया करती है। बिल्कुल हिप हॉप वाली जिंदगी जीती है। चिंता ना फिक्र ना घूमना फिरना, अपनी मर्जी से रहना, ये सब कुछ इसकी जिंदगी में एक सामान्य चीजें थे। अब एक दिन यहाँ पर इस कैरन मोंक की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होती है, चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, जमीन पर गिरने के बाद इसको आंखों के सामने अंधेरा हुआ था। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर पहली हाल में या पहली बार में इसको दवाई देते हैं कि भाई कोई नहीं, कमजोरी के कारण शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब इसको बार बार चक्कर आने लगते हैं, सिर में तेज दर्द होने लगता है, यानी इनको सिर में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है।
जब डॉक्टर की दवाइयों से आराम नहीं होता है तो माँ बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल दोबारा लेकर जाते हैं। डॉक्टर आशंका जताते हैं कि सर में कोई परेशानी है। इतनी हैवी दवाई देने के बाद भी अगर इनके सर का दर्द खत्म नहीं हुआ, चक्कर खत्म नहीं हुए, तो हमें कुछ जरूरी टेस्ट करने होंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस लड़की के टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पूरी बॉडी को चेक किया जाता है, लेकिन सिर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। घर वालों को एक बहुत बुरी खबर पड़ने वाली थी। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी कैरन मोंग जो बेटी है, इनको बहुत ही घातक तरीके का कैंसर है, जिसे कैंसर शायद मैं ब्रेन ट्यूमर के हिसाब से उसे कहूं, और आपकी बेटी नहीं बच पाएगी। क्योंकि हमें इस बीमारी का तब पता चला है जब चौथी स्टेज यानी लास्ट स्टेज इसकी चल रही है, और लास्ट स्टेज पर हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेटी जीवित नहीं रह सकती। दोस्तों, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई सर्जरी भी या कोई सर का ऑपरेशन भी इसको नहीं बचा सकता। इस गांठ को भी हम निकालते हैं तो भी ये नहीं बच सकती, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत बीच में फैल चुकी हैं। परिवार के पास कोई भी विकल्प नहीं था। इस लड़की को घर भेज दिया जाता है। घर जाने के बाद इस लड़की को सर का दर्द सोने नहीं देता है, बहुत तकलीफ होती है, खाना पीना भी ये नहीं खाती है। इसके बाद माँ तड़पती है कि बेटा तू कितनी परेशान है, मैंने कहा था ना ईश्वर में आस्था रख, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं मानी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस कैरन को दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि घर पर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहते हैं कि जो सर का ऐसा कैंसर होता है उसमें सर की मांसपेशियां बहुत ज्यादा जकड़ने लगती हैं, उनमें बहुत तकलीफ होने लगती है, और जो मरीज होता है उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सिर दर्द तो बहुत ही हैवी होता है। इसके बाद डॉक्टर मजबूरन बस इस कैरन को एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर बातचीत करते हैं, माँ गिड़गिड़ाती है, पैरों को पकड़ लेती है, साहब मेरी बेटी को बचा दीजिए, इसके पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीवित देखना चाहती हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कैरन को दोबारा चक्कर आता है। दोबारा चक्कर आने के बाद कैरन अब कोमा में चली जाती है, क्योंकि कैंसर अपना रूप दिन रोज बढ़ा रहा था। कैरन जैसे ही कोमा में जाती है, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। डॉक्टरों ने कहा इनकी माँ से कि आपकी बेटी के पास 1 या 2 दिन है। इसके बाद दोस्तों कैरन को वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। वहां पर मशीनें लगा दी जाती हैं। सांस भी अब सांस लेने वाली मशीन से दिलाया जा रहा था। एक हंसती खेलती बच्ची करीबन 1 महीने के भीतर ऐसी जगह पर आ पहुंचती है जहां की उसने शायद सपने में भी उम्मीद ना की होगी, क्योंकि जो हमारी दिमाग की बीमारी है ना, वो एकदम से दस्तक देती है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बीमारी अपना प्रभाव डालती है। कैरन बहुत ही बुरी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। माँ देखकर रोती है, क्या होगा, ये जाएगी। और यहाँ पर कैरन की माँ अपनी बेटी की मृत्यु की प्रार्थना करने लगती है। आसान नहीं होता अपनों की मृत्यु की प्रार्थना करना, आसान नहीं होता। पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने ये किया है। कलेजे पर बहुत भारी पत्थर रखना पड़ता है, बहुत भारी मुश्किल वो समय, वो घड़ी होती है जब भगवान से कहा जाता है कि भगवान इसको मुक्ति दो, ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इसकी तकलीफ को दूर करो। ये आसान बात नहीं होती है। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन में इनका काम हो जाएगा। जिस तेज गति से इनका सर का ट्यूमर बढ़ रहा है, आज तक हमने किसी का बढ़ता नहीं देखा है। दोस्तों, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। 24 घंटे बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद तभी यहाँ पर इसकी माँ बैठकर रो रही थी कि किसी भी समय मेरी बेटी जा सकती है। डॉक्टर ने कहा कि अब तो ये जब भी मरेगी, माँ को खुली छूट दे दी जाती है। आईसीयू रूम में आपका आना जाना सही था, कोई भी नहीं रोकता है कैरन की माँ को। कैरन की माँ बैठकर एक अपनी बेटी के हाथ को अपने हाथ में थामती है। जो बेटी कोमा में पड़ी हुई थी, उस बेटी से कहती है कि बेटी, मेरे लिए तुम्हें जीना होगा, तू ठीक होगी। डॉक्टर भले ही कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन तू ठीक होगी, देखना तू जल्द ही वापस आएगी ना मेरी बेटी। इस तरह से जब कैरन की माँ गिड़गिड़ाती है दोस्तों, यहाँ पर कैरन का हाथ हिलने लगता है। जब कैरन का हाथ हिलता है तो कैरन हैरान हो जाती है।
दूसरी तरफ यहाँ पर कैरन की जो माँ होती है भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर आकर जब मशीन चेक करते हैं और कैरन की नब्ज चेक करते हैं तो वो हैरान और ताज्जुब में रह जाते हैं। ये लड़की होश में आ रही थी, यानी ये लड़की जीवित हो रही थी। जिसकी मृत्यु की बाट देखी जा रही थी वो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। जिस यानी कोमा से उसको बाहर नहीं आना था उससे वो बाहर आ रही थी। बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बाद कैरन की आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद कैरन अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। रोते हुए माँ उसके ऊपर पड़ जाती है, कहती है कि बेटा तू ठीक हो गई। अब डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, दिमागी रूप पर वो ट्यूमर जो बढ़ रहा है, इस तरह के झटके लगते रहते हैं। कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कुछ भी नहीं हुआ था इस लड़की का। 2006 की बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, कुछ भी ना होने के बावजूद वो 2 दिन के लंबे कोमा यानी कोमा जो होता है उससे बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जो कैरन होती है अपनी माँ से कुछ बात करना चाहती है, यानी वो बोलने भी लगी थी, जबकि उसकी याददाश्त सब कुछ जा चुकी थी 1 हफ्ते के भीतर। अब उसकी याददाश्त है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगी और देखो मैं वापस आ गई हूँ। मैं मरकर जीवित हुई हूँ माँ, अब आप मत रोइए, आप चुप हो जाइए, आपकी बेटी जीवित है। माँ को ये लफ्ज समझ में नहीं आते हैं। अब डॉक्टर यहाँ पर कैरन का देखरेख करने के लिए 2 टाइम डॉक्टर कैरन का हालचाल पूछने के लिए आया करते थे। अब कैरन कहती है कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत बुरे हैं। डॉक्टर मुस्कुराने लगते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो ये कहती है कि आप मेरी माँ से कह रहे थे कि मैं नहीं बचूंगी, मैं तो आपके सामने जीवित हूं। डॉक्टर हैरान होते हैं, आपकी माँ ने आपको क्यों बताया? माँ दूर खड़ी सुन रही थी। माँ कहती है कि साहब, मैंने नहीं बताया सर इसको कुछ भी। तुझे किसने बताया बेटी? माँ ही थी अकेली, कोई और भी नहीं था। वो कहती है कि मैंने खुद ने सुना था। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे सुन सकती हो? तुम तो मशीन पर थी उस समय और कोमा में थी, तुम तो इस बिस्तर पर ही पड़ी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कैरन कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, आपकी टेबल पर एक कांच का बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, आप उसको घुमा रहे थे और बहुत चिंता में थे और मेरी माँ से आप बात कर रहे थे ना। आपने 2 बार अपने सर पर हाथ रखा था, 2 बार आपने करीबन 3 बार अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा था और दोनों हाथों से आपने अपने सर को पकड़ा था। जब मेरी माँ जोर से दरवाजा पीट कर जाती है तो आप भी मायूस और उदास हो जाते हैं। यहाँ पर माँ भी खड़ी थी, डॉक्टर भी खड़े थे और डॉक्टर के साथ के कुछ लोग भी खड़े होते हैं। सब हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर एक एक मूवमेंट को सही तरीके से जान रहे थे। बात तो सही है। बताती है, मेरी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी को किसी तरह से मुझे लौटा दो और आपने कहा था कि हमारे बस की बात नहीं है। देखो मैं तो वापस आ चुकी हूँ और देखना मैं कैंसर से भी ठीक होंगी, क्योंकि भगवान ने मुझसे ये कहा है। डॉक्टर हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये लड़की यहाँ बिस्तर से उठकर एक दिन भी इधर से उधर नहीं चली थी। अब कहती है कि बगल वाले रूम का जो पेशेंट है उसके नाम को भी मैं जानती हूँ, मैं उसके पास गई थी और मैंने उसका नाम पढ़ा था। ये उससे दूसरे पेशेंट का नाम बताती है, तीसरे कमरे का पेशेंट का नाम बताती है, उन रूमों को भी बताती है जितनी दूर यहाँ पर डॉक्टर का केबिन था। दोस्तों, ये जानकारियां बहुत ही हिला कर रख देने वाली थी। अब डॉक्टर वहां पर एक कुर्सी मंगाते हैं आईसीयू रूम में, हालांकि किसी को बैठने की इजाजत नहीं होती है। वहां पर बैठकर कहते हैं कि कैरन, मामला क्या है, मुझे पूरी बात जाननी है। कैरन कहती है कि माँ आप भी यहीं पर बैठ जाओ, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताना चाहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कितना ही मुझे 4 स्टेज यानी 4थी स्टेज का कैंसर हो, 4th स्टेज का, लेकिन मैं नहीं मरूंगी। अब मुझे पूरा विश्वास है। भगवान भी कोई चीज होती है, प्रभु बहुत बड़ी चीज है, मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगी, ये मेरा पक्का वादा है। डॉक्टर बैठ जाते हैं कि कोई भी डॉक्टर ने सर्जरी नहीं की थी। इसके बाद कैरन बताती है कि जब मैं कोमा के अंदर जाती हूँ तो उसके बाद मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलते हैं। मैं अपने आप को मशीन पर देखती हूँ। मेरे जो प्राण थे या मेरी जो आत्मा थी वो भीत के आर पार हो जाती है। पहले मैं इस बगल के पेशेंट को देखती हूँ जिसका नाम लिखा हुआ था, उसका नाम बताती है। उसके बाद मुझे याद आता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए।
वो मेरा कुछ करेंगे। मैं आपके केबिन में जाती हूँ, मैं आपको बड़ी गहराई से देखती हूँ। मेरे कानों में सन्नाटे की आवाज दे रही थी और आपकी आवाज भी गूंज रही थी, मानो आप किसी बहुत भारी बर्तन में बोल रहे हों और मैं आपकी आवाज सुन रही थी। आपने मेरी माँ से कहा था कि माफ करना, हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकते। उसी समय मैंने आपकी हर एक चीज को पॉइंट किया था और माँ की भी हर एक चीज को पॉइंट किया था, यानी मैं मर ही चुकी थी। इसके बाद मैं हर बिल्डिंग पर जाती हूँ, इस हॉस्पिटल की हर बिल्डिंग पर जाती हूँ, आप यकीन करें या ना करें। इसके बाद मैं बादलों में उड़ने लगती हूँ, कैरन यहां तक भी बताती है। बादलों में उड़ने के बाद कैरन आसमान की घनी गहराइयों में पहुंच जाती है और कहती है कि वहां पर मैंने एक बहुत भयावह चीज देखी, जहां पर लोग आग में तप रहे हैं, जल रहे हैं। यहाँ पर होमकॉम की महिला इस तरह की बातें कर रही है। यहाँ पर कहती है कि मैंने एक खून से भरा हुआ, यानी वो सब कुछ देखा जो यहाँ के लोग बताते हैं। ताज्जुब भरी बात है, यकीन ना हो रहा हो तो आपको जिस बुक का नाम बताऊंगी, जो उस महिला ने या उस लड़की ने जो आज भी जीवित है उसने लिखा है, आप हैरान हो जाओगे। कैरन कहती है उसके बाद एक बहुत खूबसूरत जगह आती है, जिस जगह पर बहुत लोग सुखी रह रहे थे, लेकिन इससे पहली जो जगह थी वहां पर लोगों को बहुत परेशानी और दुख दिया जा रहा था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उनके शरीर से खाल को खींचा जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक रोशनी मेरी तरफ आती है, सिंहासन पर एक तेज रोशनी जो मुझे दिखाई देती है और यहाँ पर मुझसे कहा जाता है उस रोशनी के जरिए, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है, तुम्हें अभी बहुत जिंदगी जीनी है। उनकी साइड में एक और व्यक्ति बैठे हुए थे, मतलब इस तरह से कैरन बताती है, और यहाँ पर ये चित्रगुप्त लग रहे थे इनकी बातों से। वो कहती है वो भी बड़े विचित्र व्यक्ति थे और उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी इनको छोड़कर आओ। और दोबारा से मैं आसमानों में लहराने लगती हूँ, उड़ने लगती हूँ, और जब मैं दोबारा आती हूँ तो अपने शरीर को देखती हूँ जो मशीनों की आवाज में दब रहा था, लेकिन मैं इसको निकालना चाहती थी। मैं अपने शरीर में एकदम से प्रवेश कर जाती हूँ, एकदम मुझे सुनता है, क्योंकि मैं जब दोबारा आती हूँ तो मेरी माँ मेरी बगल में बैठी हुई मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कैरन वापस आना होगा, अपनी माँ के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। मैं किसके सहारे रहूंगी, तुम्हारे पिता तो यहाँ पर है नहीं। कैरन की ये कहानी झंझोर कर रखने वाली है उन लोगों को जो लोग भगवान पर यकीन नहीं करते। कैरन यहाँ की रहने वाली नहीं है, कैरन होमकॉम की रहने वाली है। दोस्तों, इसके बाद कैरन कहती है कि मेरी माँ की बातें सुनती हैं और तभी मेरी आंख खुल जाती हैं। अब यहाँ पर सारी बातों को मिलाया जाता है। डॉक्टर के रूम में सीसीटीवी कैमरे उस वक्त भी लगे हुए थे। जब उन कैमरों को देखा जाता है तो सच में ही वो अपनी ठोड़ी पर 3 बार और अपने माथे पर यानी गाल पर हाथ 2 बार रखते हैं, सर पर हाथ रखकर बैठते हैं। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और वो भी भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ, प्रभु कुछ चीज होती है। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है जो लोग यकीन नहीं करते उनके साथ कुछ ना कुछ घटित जरूर होता है। यहाँ पर कैरन सारी सच्चाई बताने के बाद और आगे का जो चमत्कार आपको बताऊंगी, जो 4थी स्टेज का कैंसर था, जहां से डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, आप कहीं पर भी ले जाइए, इसका इलाज कहीं पर भी नहीं है, वहां पर आपको चमत्कार की बात बताती हूँ। 1 हफ्ते में कैरन का जो 4थी स्टेज वाला कैंसर था वो गायब हो चुका था। उसके दिमाग से वो ट्यूमर कहीं नजर नहीं आया। दोबारा की जो रिपोर्ट होती है उन्हें देखकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। कैरन इस जिंदगी के अनुभव से बहुत कुछ सीख लेती है। डॉक्टर भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैरन तभी एक बुक लिखने का तय करती है, अच्छी खासी पढ़ाई करती है, माँ का ध्यान रखती है। जो जिंदगी मौज मस्ती से भरी हुई थी उस जिंदगी को रोककर कैरन एक सभ्य और सीधी लड़की बनती है। इसके बाद कैरन एक बुक लिखती है जिसका नाम डाइंग टू बी है। जो कैरन ने ये बुक लिखी है इसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन की कहानी को उतारा है और कैरन डाइंग टू बी बुक लिखने के बाद आज भी बहुत अच्छी जिंदगी काट रही हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं और वो आज भी जीवित हैं। कोई दिक्कत, कोई बीमारी उसके बाद उनको छू भी नहीं पाई है और आज तक भी वो बहुत बेहतर जिंदगी बिता रही है। अब आप इस विषय में सोचकर बताइए कि यहाँ पर आप किसे मानेंगे। कैरन जो भगवान की परवाह नहीं किया करती थी, कैरन जो अपनी दुनिया में जीने वाली थी, लेकिन देखो उसे जिंदगी ने कितना बड़ा झटका दिया।
कितना बड़ा सदमा जिंदगी में दिया, लेकिन 1.5 महीने के भीतर कैरन को यकीन दिला दिया गया कि भगवान भी कुछ चीज है और वो नीली छतरी वाला हर किसी का ध्यान रखता है। उसकी नजरों में सब एक समान है, वो सभी को सही रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे ऊपर आधारित होता है कि हम सही चले ना चले। दोस्तों, कैरन की जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, उसके बाद उसे कोई भी बीमारी, यहां तक कि कैरन बताती हैं कि उन्हें बुखार तक भी नहीं आया। इतनी बड़ी बीमारी से जंग लड़ने के बाद तो सब भगवान के हाथ में है। हमें बीमारियां दी हैं तो भी वो विधाता ने ही दी हैं, कुछ अच्छे के लिए ही दी होंगी। हमारे कोई बुरे कर्म हैं जो इस बीमारी में निपट जाएंगे, शायद इसी वजह से हमें बीमारियां दी जाती हैं। कुछ ना कुछ उद्देश्य सही ही होता है। कैरन की बीमारी का उद्देश्य था कि जिंदगी में मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु के बाद का भी एक जीवन होता है। वो अपनी बुक में स्पष्ट लिखती हैं, कहती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु कभी भी किसी का अंत नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद दूसरी शुरुआत होती है। जिंदगी का जो समझ है, सोच है, वो मृत्यु के बाद ही पता चलती है। मृत्यु से पहले तो हम एक ढोंग जैसी, नाटक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जो हम सभी नाटक करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपने किरदारों में फिट बैठे हुए हैं। ये जिंदगी है नाटक भरी, मोह माया ममता, पैसे के जाल में हम उलझे हुए हैं, ये वो जिंदगी है। लेकिन मृत्यु के बाद मोह माया ममता, पैसों का जाल, सब कुछ छूट जाता है और एक आत्मा अकेली आई थी और अकेली ही इस दुनिया से जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आपको यकीन ना हो तो आप डाइंग टू बी बुक को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें सारी कहानी बिल्कुल इसी तरह से लिखी हुई है। क्या कहोगे इस लड़की के बारे में जो आज महिला बन चुकी है, जिसने कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब किया तो बहुत उम्दा किया। आज वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं, बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताती हैं। हांगकांग में 2006 की घटना है और वो दिमाग का कैंसर किसी को नहीं छोड़ता, आज तक कोई बचता हुआ नहीं देखा। पहला ऐसा केस है, कहते हैं विश्व में पहला ऐसा केस है जो कैंसर से पीड़ित एक महिला सुरक्षित बच चुकी है बिना किसी सर्जरी के। दोस्तों, दूसरी हमारी माँ को भी ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, मेरी मम्मा को भी। आज भी मेरी मम्मी स्वस्थ हैं, ठीक है, मस्त हैं, और वो भी बिना किसी सर्जरी के ठीक हुई थी। तो हमारी मम्मी भी हम सबको भूल चुकी थी। भाई को, मुझे किडनी मम्मी की खराब है, ब्रेन ट्यूमर मम्मी को हो चुका है, यूट्रस में भी गांठ मम्मी को हो चुकी हैं, कई बार मम्मा को अटैक आ चुका है। मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमने भी चमत्कार देखे हैं और ये चमत्कार आप लोगों के सामने रखा है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ये घटना सत्यता पर रखी गई है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का घमंड टूटे जो लोग कहते हैं कि ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगी एक सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।